नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका बोधशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम बीएचटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं 7 दिन की अचूक रणनीति, जिसमें आज ही हमारी चौथी क्लास रहने वाली है। 3 क्लास हमारी पहले आ चुकी है और इसमें वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे मेंटल एबिलिटी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, है ना। और अगर आप चाहते हो कि आपको स्टडी मटेरियल विद पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे अल्फाबेट के जो यानी कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसके साथ शुरुआत करेंगे। दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहां पे कौन सा शब्द आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है वाई डब्ल्यू जेड एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे वाई डब्ल्यू जेड एक्स और उसके संगत में या उसके सिमिलर अनुपात में कौन सा है, यू एस बी और टी। अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस वाई से यू क्या हो रहा है ना, तो वाई से यू तक जाने में अगर हम 4 अल्फाबेट पीछे की तरफ जाए ना, यानी कि -4 4 अल्फाबेट पीछे की तरफ जाए तो हमारा आता है यू। डब्ल्यू से एस लिया है, फिर से 4 अल्फाबेट पीछे क्या आता है, डब्ल्यू से एस, अगेन 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे अपन, आएगा वी। और सिमिलरली एक्स से टी तक यानी कि 4 अल्फाबेट क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो ये हमारे इससे हमारा क्या शब्द बन रहा है, बी यू एस बी टी। तो इसी संबंध में हमें फाइंड करना है कि एम के एन एल के संबंध में कौन सा शब्द होगा, है ना। एम के एन एल जब हम 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो एम में 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, के में हम 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एन में हम 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, और एल में हम 4 अल्फाबेट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा। इस हिसाब से हमारा जो एम के एन एल के संगत या उसके संबंध में जो हमारा नया वर्ड बनेगा वो बनेगा आई जी एन एच। इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे आएगा आपके जे। मैंने उसी शब्द को वापस लिख दिया था एन को, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपके जे, आई जी जे एच। और आई जी एच किस ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताया जा रहा है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। राम जो है उसकी उम्र श्याम से क्या है, 5 गुना ज्यादा। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर हो, उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। पहले हम मान लेते हैं ये है हमारा राम और ये है हमारा श्याम। राम की उम्र जो है वो श्याम से 5 गुना ज्यादा है, यानी कि जो श्याम की उम्र है उससे 5 गुना ज्यादा। ये हो गया हमारा श्याम, है ना। तो माना कि हमने श्याम की उम्र को मान लेते हैं हम एक्स, तो राम की उम्र क्या हो जाएगी, 5 गुना ज्यादा, यानी कि 5x। क्या हो जाएगी, 5x। और दिया गया है कि उन दोनों की उम्र में जो अंतर है वो कितना है, 8 वर्ष का। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया 4x इज इक्वल टू 8। और x की वैल्यू आ जाएगी आपके 8/4 यानी कि 2। x की वैल्यू आ गई आपकी 2, और x किसकी उम्र है, श्याम की। तो श्याम की उम्र तो हो गई 2, पर हमें किसकी उम्र फाइंड करनी है, हमें उम्र चाहिए राम की। तो राम की उम्र यानी कि 5x, तो हम करेंगे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, हम यहाँ पे x की वैल्यू लगा देंगे 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 10 वर्ष। और 10 वर्ष हमारे कौन से ऑप्शन में है, 10 वर्ष है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है। यहाँ पे हमें एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय है 1, 8 और 27। तो हमें ये देखना कि ये जो समुच्चय है उसमें क्या संबंध है, या ये समुच्चय जो है वो किस प्रकार से इन अन्य समुच्चयों से संबंध रखते हैं ना। सबसे पहले हम देखते हैं 1, 8 और 27 में। 1, 8 और 27 हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम इसमें कुछ संबंध फाइंड, इस समुच्चय में उसकी संख्याओं में कुछ संबंध या उसी में कुछ समानता फाइंड करने की या देखने की कोशिश करें तो क्या होता है,
अगर एक बार आप इस एक को साइड में रख दो तो हमें दिखता है 8 और 27 ना। 8 क्या है, 8 जो है उसको अगर आप देखो तो ये एक प्रकार से घन है। किसका घन है, अगर आप 2 का घन करो यानी कि 2 का क्यूब करो तो क्या आएगा आपके 8 आएगा। अगर आप 3 का घन करो, 3 का क्यूब करो तो क्या आएगा आपके 27 आएगा। तो हम यहाँ पे 1 का अगर क्यूब कर दे तो 1 ही आएगा, तो वही संख्या रहेगी। तो हमें ये देखना है कि इसी तरह का संबंध इनमें से किन संख्याओं में बन रहा है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपके क्या आ रहा है 64, 125, 64, 125 एंड 216 है ना, 216। अब देखते हैं 64, 64 किसका घन है। अगर हमें इसका घनमूल निकालना होगा तो कौन सी संख्या आएगी। अगर आप देखो 4 का क्यूब करो आप ना, 4 का क्यूब करेंगे तो वो आएगा हमारे 64। यहाँ पे हम करते हैं 5 का क्यूब तो वो आएगा हमारे क्या 125। और अगर करें हम 6 का क्यूब तो वो आएगा हमारे 216। जिस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि कंटिन्यूअस संख्याओं का वर्गमूल है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या कंटिन्यूअस संख्याओं का वर्गमूल है। हमें पहले ही ऑप्शन में हमारा क्या मिल रहा है, संबंध मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। पर फिर भी एहतियात के लिए हम यहाँ पे जांचने के लिए हम ये देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें और घनमूल हो रहा है। 5 का घनमूल नहीं निकलेगा, 12 का नहीं निकलता, 32 का नहीं निकलता, ये तो हो ही नहीं सकता। 60 का भी नहीं निकलता घनमूल, 79 का भी नहीं, 86 का भी नहीं, यहाँ पे भी किसी का घनमूल नहीं निकलने वाला। तुम्हारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक चित्र आरेख है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा, यहाँ पे हमें 3 शब्द दिए गए हुए हैं, गाजर, खाद्य पदार्थ, सब्जियां। हमें देखना है कि कौन सा चित्र सही से निरूपित करता है इन तीनों शब्दों को। इन 4 आकृति में से कौन सी आकृति है जो उसको सही तरीके से निरूपित करती है। सबसे पहली आकृति देखेंगे हम, 3 व्रत हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। यहाँ पे एक व्रत, उसके अंदर 2 व्रत हैं, एक व्रत उसके ऊपर 2 व्रत है ना, और यहाँ पे दो व्रत है जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमारे शब्द क्या है, एक है गाजर, एक है खाद्य पदार्थ और एक है सब्जियां। अगर हम बात करें गाजर और सब्जियां, ये दोनों के दोनों खाद्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थ क्या हो गया, अपने आप में एक कैटेगरी है, अपने आप में एक कैटेगरी है जिसके अंदर गाजर और सब्जियां उसके अंदर आनी चाहिए। यानी कि यहाँ एक संबंध तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं कि एक सर्कल होगा यानी कि एक व्रत होगा, उसके अंदर 2 व्रत होने चाहिए है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक व्रत में 2 व्रत है, तो एक तो हो गया ये और एक हो गया ये है ना। और हमारा ये ऑप्शन तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो गाजर है, जो गाजर है वो सब्जियों की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में, सब्जियों की कैटेगरी में। इसका मतलब हमारा जो तीसरा व्रत जो है वो किसमें होना चाहिए, दूसरे व्रत के अंदर। यानी कि व्रत के अंदर व्रत और उसके अंदर व्रत, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सा सही आंसर। क्यों, क्योंकि गाजर जो है वो सब्जियों में आएगा और सब्जियां पूरी जो है वो किसमें आएगी, खाद्य पदार्थ में। तो यहाँ आ गया, ये हमारा गाजर हो गया, ये हमारी सब्जियां होगी और ये हो गया खाद्य पदार्थ। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से। चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। हमें बताना है बाढ़ किससे संबंधित है। चक्रवात और प्रति चक्रवात एक दूसरे का विलोम है। क्या है, एक दूसरे का विलोम। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि बाढ़ का विलोम क्या होगा, तबाही नहीं, नाश नहीं, नदी नहीं, बाढ़ का विलोम क्या होगा, सूखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। फिर से अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह का, उसी की टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, बताना है कि कबूतर, पक्षियों और कुत्तों में क्या संबंध है। अब हम अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कबूतर जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं पक्षियों की कैटेगरी में। वो किसमें आते हैं, पक्षियों की कैटेगरी में। और कुत्ते जो है वो अपने आप में अलग प्रजाति होगी है ना। तो हमें देखना है कि एक तो व्रत होगा, उसके अंदर एक व्रत होगा पक्षियों का, उसके अंदर व्रत होगा, उसके अंदर व्रत होगा कबूतरों का। और कुत्तों का व्रत जो है वो क्या होगा, अपने आप में एक अलग से होगा। तो हमारी ये आकृति जो है वो किससे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्लस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, और भाग का मतलब है प्लस, और माइनस का मतलब है भाग। गुणा भाग बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इसमें कहा क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखेंगे हम सबसे पहले क्या क्या कह रहा है, तो 2 + 8 गुणा 16 - 4 भागित 2 का मान क्या होगा। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले 2 है,
प्लस किया हुआ है, तो प्लस को हम क्या कहते हैं, प्लस का मतलब है हमारा गुणा 8, फिर क्या दे रखा है गुणा, गुणा का मतलब क्या है माइनस, हम करेंगे यहाँ पे माइनस, फिर क्या दे रखा है 16 और माइनस, माइनस का मतलब क्या है भाग, फिर क्या है 4 और भागित में दे रखा है हमें 2, तो भागित का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस करेंगे 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के रूल से। बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ बाकी जो करना है। तो यहाँ पे हमारा भाग है और यहाँ पे हमारा गुणा है, ये दोनों अपना अपना अलग है, तो हम इसको कर ही देते पहले गुणा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 माइनस भाग देंगे 16 में 4 का, आएगा हमारा 4 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4, यहाँ पे आता रहा है ये 12 नहीं है 2 है, ये हो गया 2, 16 माइनस 4 तो हो गया अपने 12 प्लस 18, यहाँ से हो जाएगा अपने 2, तो ये हो गया 12 प्लस 2 यानी कि 14, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। बट हमें ऑप्शन में 14 नहीं दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो ए ऑप्शन दे रखा है उसमें जो 4 है वो हमारा आंसर है क्या 14, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, बट ये 4 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा अपने 14 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, जिसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, क्या करना है हमें बस संबंध फाइंड करना है। अगर हम ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम संबंध देखते हैं कि क्या कोई प्लस वाला संबंध दिख रहा है इसमें, क्या हमें कोई माइनस वाला संबंध दिख रहा है, क्या गुणा वाला संबंध है, क्या भाग वाला संबंध है, या वर्ग वाला संबंध है। या हम ध्यान से देखें तो 4 से जब 7 की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसमें प्लस किया गया है 3, 7 से हम 11 की तरफ बढ़ते हैं प्लस किया गया है 4, 11 से हम 18 की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस किया गया है 7, है ना, 18 से हम 29 की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस किया गया इसमें कितने 9 और 2 13, है ना। बट यहाँ पे इस तरीके से हम अगर संबंध फाइंड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें संबंध सही से नहीं मिल पाएगा, या आगे बढ़ते हुए हमें क्या होगा थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। हम क्या करते हैं एक और संबंध फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो संबंध रहेगा पिछली दो संख्याओं का योग अगली संख्या, जो हमारी अगली संख्या आने वाली है वो क्या हो जाएगी पिछली दो संख्याओं का योग। जैसे 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। अब हम करते हैं 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 18। अब देखते हैं हम 11 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 29। हम देखते हैं 18 प्लस 29 47 या 27। हम देखते हैं 29 प्लस 47 76, और 47 में जब हम 76 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 123, और 123 में 76 यानी कि 76 प्लस 123, तो ये क्या आएगा हमारा 199, है ना। तो हम जब पिछली दो संख्याओं का योग करते हैं तो क्या आता है हमारी अगली संख्या, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है 76, खाली रिक्त स्थान पे क्या आएगा 76। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर। जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं हमें यहाँ पे 2 से 3 संबंधों में, जैसे भी मैंने बताया, प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है, गुणा भाग, कौन सा संबंध हमें मिल रहा है वो हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा संबंध सूरा का पात्र से है, जैसा संबंध सूरा का पात्र से है वही संबंध हमें बैटरी का दिखाना है, किसके साथ होगा ना। सूरा क्या होता है मदिरा, मदिरा और पात्र, यानी कि पात्र में क्या करते हैं मदिरा का सेवन करते हैं, तो बैटरी जो है उसका संबंध किससे होगा, ऊर्जा से होगा नहीं, बिजली से होगा नहीं, टर्मिनल से होगा नहीं, यहाँ संबंध होगा उसका सेल से। किससे, सेल से। बैटरी और सेल का क्या होगा बिल्कुल ही मैच, बिल्कुल ही परफेक्ट संबंध निकलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ को चुने। कौन से शब्द के जोड़े को चुने, असंगत, है ना। सबसे पहला ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विस्तृत और चौड़ा। विस्तृत और चौड़ा ये कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द है, ये क्या है समानार्थी शब्द है। हल्का और भारी,
एक तरफ है हल्का, एक तरफ भारी, ये है आपके विपरीत शब्द। ये तो हो गए समानार्थी, ये हो गया आपके विपरीतार्थी। लघु और छोटा, लघु और छोटा क्या है, ये भी है आपके समानार्थी। और बड़ा विशाल, ये भी आपके हो गया समानार्थी। तो इसका मतलब विपरीत अर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत अर्थ वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होने वाला है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, जो इन तीनों से क्या है, तीनों से असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न ग्रिड में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी ऐसे मैट्रिक्स वाले या ऐसे ग्रिड वाले क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन में हमें ज्यादा घबराना नहीं है। संबंध हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा सा केवल दो टाइप के संबंध हमें इसमें, शुरुआत में हमें दो टाइप के संबंध देखना है। किस टाइप से, एक तो हमें देखना है कि जो ये स्तंभ है ना, उन स्तंभों को, पहले दो स्तंभों को आपस में गुणा भाग करके या जोड़ बाकी करके तीसरे स्तंभ का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला तो हो गया स्तंभों को देखना। दूसरा क्या, दूसरा हम देखेंगे कि क्या ये पंक्तियां जो है उन पंक्तियों में डायरेक्टली गुणा भाग जोड़ भागी करके कहीं ना कहीं संबंध बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्तंभ की बात। हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्तंभ को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो 72 अगर हम 72 में 24 को डिवाइड कर दे, क्या कर दे, 24 से 72 को डिवाइड कर दे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइड बाय 24, ये हो जाएगा आपका 3, और 3 को हम करते मल्टीप्लाई विथ 2 तो आंसर आएगा अपना 6, जो कि हमारे कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 3 में यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाय 16, क्या आएगा हमारा आंसर, 16 को हम 96 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आने वाला है हमारा आंसर 6, और 6 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी ये 12। फिर से आ रहा है यहाँ पे 12। तो सिमिलरली क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या फाइंड करेंगे जिसको हम 108 में डिवाइड करें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। उसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 108 में हम किसको डिवाइड करें, जिस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाए 18। क्या आ जाए 18। तो हम 2 से किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अगर 2 से 9 को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा हमारा 18। और हमें 108 में ऐसी संख्या का भाग देना है ना, जिससे क्या आ जाए 9 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगी वो, हम देखते हैं यहाँ पे, वो संख्या हमारे होने वाली है 12। अगर हम 108 में 12 का भाग दे दे, इसका 12 का भाग, तो हमारी संख्या आ जाएगी कितने, 9। सिंपल सा जवाब है हमारा 12, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे 13 और 14 दो क्वेश्चन के लिए हमें कुछ अंक दे रखे हैं, कुछ निर्देश दे रखे हैं। उन निर्देशों को पढ़ के हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को एक साथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। निम्न दिए गए अंकों के पद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे बहुत सारे अंक दिए गए, 7, 5, 9, 5, बहुत लंबा चौड़ा अक्षर है। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। कितनी बार दो लगातार दिए हुए अंकों के बीच में 2 का अंतर है। हमें यह देखना है यहाँ पे कि जो 2 लगातार अंक आ रहे हैं, लगातार अंक यानी कि 7, 5, 9, 5, 9, 9, 5, जो 2 लगातार अंक आ रहे हैं, उन लगातार अंकों में कितनी बार ऐसे अंक हैं जिनका अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम देखते हैं क्या 7 और 5 का अंतर 2 आता है, यह 7 और 5 का अंतर 2 है, 5 9 का नहीं है, 9 5 का नहीं है, 2 5 2 का भी नहीं है, 2 3 का नहीं है, लेकिन 3 और 5 का अंतर 2 आता है। 5 9 का नहीं है, 9 4 का नहीं है, 8 5 का नहीं है, 5 9 का नहीं है, इधर से नहीं है, आगे कौन सा आएगा, 3 5 1 यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है यहाँ पे, एक आ रहा है यहाँ पे, और एक लगातार ये हो रहा है। और कौन सा अंतर आएगा यहाँ पे, 5 9 2 का अंतर देखना है हमें, 3 5 5 9 हो रहा है यहाँ पे, 5 4 5 9 3 5 5 9 एक ही आएगा यहाँ पे, 3 5 यहाँ इधर। तो टोटल कितने ऐसे लगातार अंक आ रहे हैं जिनमें 2 का अंतर है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अंक, यानी कि 7 बार 2 2 अंक के जोड़े
ऐसे लगातार आ रहे हैं जिनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आया हो। हमें यहाँ पे ये देखना है कि 5 के तुरंत बाद 9 कितनी बार आया है, बट साथ में ये भी देखना है कि वो जो 5 और 9 का जोड़ा आ रहा है उससे पहले 3 ना आए, क्या ना आए, 3 ना आए। चलिए वापस से एक बार वो वाली स्लाइड खोलते हैं जिसमें हमें अंक दिए गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि कितनी बार 5 के जस्ट बाद क्या आ रहा है, 9 आना चाहिए, 5 के बाद 9 आना चाहिए। 5 के बाद 9 आ रहा है और उसके आगे 3 नहीं आ रहा है। एक तो ये हो गया हमारा, 5 के बाद ये आ रहा है 9, बट उसके आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया, ये नहीं होगा। फिर 5 के बाद 9 आ रहा है और उसके आगे 3 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 के बाद 9 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर 5 के बाद 9 आ रहा है बट उसके आगे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस हो जाएगा। फिर से 5 के बाद 9 आ रहा है और आगे 3 नहीं है, तो भी राइट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4, एक ये रहा, एक यहाँ पे है 5 और उसके बाद में 9 आ रहा है जिसके पहले 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल हमारे हो गए, टोटल यहाँ पे 5 ऐसे जोड़े हैं जिनमें 5 के बाद 9 तो आ रहा है बट क्या नहीं आ रहा है, उससे पहले 3 नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रेणी का अगला अंक है, यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है 8 22 8 28 और 8, उसका अगला क्रम फाइंड करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 8 है, जो 8 संख्या दे रखी है वो तो स्थिर है, वो बिल्कुल ही क्या है, स्थिर है। बट जो 22 यानी कि एक पद छोड़ के दूसरी संख्या जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 22 से 28 प्लस 6 का डिफरेंस है, प्लस 6 का। सिंपल सा हमें केवल एक ही हिंट दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, एक ही हिंट, तो हमें उसी एक हिंट को क्या मान लेना है, डिफरेंस मान लेना है और हम आगे बढ़ जाएंगे। 28 से हमें आगे जाना है, कितने का प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे 6, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 34। तुम्हारा 34 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रीजनिंग में इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें भी डाउट होने लगता है क्या ये क्वेश्चन सही है या हमारा आंसर सही निकला है, बट यही तो रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, असंगत को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें असंगत जोड़े को या असंगत चित्र को ज्ञात करना है। यहाँ पे दे रखा है एक आयत, यहाँ पे दे रखा है जो इसकी 5 भुजाएं दे रखी है, 1 2 3 4 और 5 भुजाएं, यहाँ पे दे रखी है 4 भुजाएं। अब ये तीनों जो चित्र दे रखे हैं या जो भी आकृतियां दे रखी है वो सारे की सारी क्या है, सीधी या तिर्यक भुजाओं वाली है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा नंबर का जो दे रखा है ना, उसकी भुजाएं नहीं है, वो है यहाँ पे कोनों पे क्या है, वो कोनों पे वृत्ताकार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन आकृतियों से मेल नहीं खाता है, वो क्या है, इन तीनों आकृतियों से असंगत है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जिसमें हमारा 4th नंबर का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रुपयों और पैसों वाला क्वेश्चन है ना। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हो जिनमें मूल्य का अनुपात, हमें यहाँ क्या दिया गया है, मूल्य का अनुपात दिया है। मूल्य का अनुपात है 13:11:7, यानी कि मूल्य का अनुपात दिया है 13:11:7। पूछा क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमें बताना है 50 पैसे के सिक्के, यानी कि कहीं ना कहीं ये 50 पैसों का हमें जो हिस्सा होगा वो हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सिक्कों की संख्या है, क्या मान लेते हैं, सिक्कों की संख्या या जो सिक्कों का मूल्य दे रखा है वो हम मान लेते हैं कि ये अनुपात जो है वही है, सिक्कों का मूल्य का अनुपात ये हो गया हमारा। अब मान लेते हैं कि ये अगर सिक्कों के अनुपात का मूल्य है तो हम देखते हैं कि सिक्कों, इन मूल्यों से सिक्कों की संख्या कितनी निकलेगी। अगर एक बार आप ध्यान से देखें तो 1 रुपए के, अगर यहाँ पे 378 सिक्के हैं ना, तो 1 रुपए के सिक्के के में कितने, 1 रुपए के कितने सिक्के आएंगे ना, 1 रुपए के सिक्के में 1 रुपए का आएगा एक सिक्का, कितना सिक्का, एक सिक्का। 1 रुपए के सिक्के में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, 1 रुपए के 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, तो वो आते हैं 2। अब बात करते हैं 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं। कितने सिक्के आते हैं,
4 सिक्के। अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात को हम मान लेते हैं यहाँ से। अब हमें फाइंड करना है कि 13 जो है वो कौन से सिक्कों की मूल्य है, 1 रुपए के सिक्कों की मूल्य है। तो हम सिक्कों की संख्या अनुपात में ज्ञात करेंगे। सिक्कों की संख्या किसमें, यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात, हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे मूल्य दिया गया है ना, मूल्य दिया गया, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो सिक्कों की संख्या जो होती है, 1 रुपए में 1 सिक्का होता है, तो उस एक की को गुणा कर देंगे 13 से, तो हमारे सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, 13 अनुपात। अगर मूल्य 11 है, अगर मूल्य 11 है तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो हमें करना पड़ेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22। अगर मूल्य 7 है तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे, तो 1 रुपए में 4 सिक्के, यानी कि 7 रुपए में कितने सिक्के आ जाएंगे, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 यानी कि 28। तो ये आ गया आपके सिक्कों का अनुपात, ये क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात। और उसने क्या बताया कि सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि यदि 378 सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, सिक्कों की कुल संख्या है 378। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 50 पैसे के सिक्के, किसके, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का यूज करेंगे, वो होगा कि उस सिक्के का अनुपात, उस सिक्के का अनुपात बटा कुल अनुपातों का योग, बटा कुल अनुपातों का कुल योग मल्टीप्लाई विथ कुल सिक्कों की संख्या, है ना। तो 50 पैसे के सिक्के सिक्कों की संख्या बराबर 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 22 बटा सिक्कों के अनुपात का कुल योग, यानी कि 13 प्लस 22 प्लस 28 गुणा कुल सिक्कों की संख्या 378। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22 बटा 20 20 40 और 10 50 60 और 63 इंटू 378। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे 63 का, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। पहले हम देते हैं इसको 3 से भाग, तो हो जाएगा 21, इसको 3 से भाग देते हैं 1 2 और ये आ जाएगा 6। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि 21 का, और इसमें इसका भाग जाएगा, 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं, 7 4 और 2 6, तो 22 क्या आएगा, 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 जब हम करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 135, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 132, 132। तो 132 हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कूट में स्टाइल को क्या लिखा जा रहा है, किसी कूट भाषा में स्टाइल को लिखा जा रहा है UVZJC, और उसी भाषा में BLUNT को लिखा जा रहा है DNVLR लिखा जाता है। तो उस कूट में MOULD को क्या लिखा जाएगा, हम देखते हैं यहाँ पे स्टाइल को। सबसे पहले किसको लिखा जा रहा है, STYLE, इसको लिखा जा रहा है UVZJC। अगर हम देखें S से कहां तक आ रहा है, U तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में 2 हो रहा है, प्लस में हो रहा है 2। अगर T से V की हो रहा है, कहां से, T से V की हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो रहा है प्लस में 2, और Y से Z की हो रहा है, Y से Z की ओर आता है तो क्या होता है, प्लस में 1। L से अगर हम जाए J की ओर, माइनस में हो रहा है 2। E से जाए C की ओर तो भी क्या हो रहा है, माइनस में 2। तो ये तो हो गया +2 +2 +1 -2 और -2। हम बात करते हैं अगर दूसरा जो यहाँ पे दूसरा संबंध जो दे रखा है, यानी कि BLUNT और DNVL और R, अगर B से D की ओर जाए तो कितना होता है, प्लस में 2। L से N की ओर जाए प्लस में 2, U से V की ओर जाए प्लस में 1, N से L की ओर जाते हैं यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस में 2। अगर T से R की ओर जाते हैं फिर से माइनस में हो रहा है 2। तो हम यहाँ पे संबंध देख रहे हैं +2 +2
+1 और -2 -2, तो वही संबंध हमें MOULD से निकालना है। M से हम प्लस में जाएंगे, M से प्लस में जाएंगे तो क्या आएगा, +2 करेंगे तो आएगा O से हम फिर से +2 करेंगे, आएगा Q, U से हम +1 करेंगे, आएगा V, और L से -2 करेंगे तो आएगा J, D से -2 करेंगे तो आएगा B। तो हमारा आंसर होने वाला है OQVJB। तो OQVJB कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, पर है कुछ नहीं, मात्र 2 लाइनों में क्वेश्चन फिनिश होने वाला है। माइक अपने घर से निकलता है और 10 मील पश्चिम की तरफ चलता है। माइक है, अपने घर से निकल रहा है और कितने मील पश्चिम की तरफ चल रहा है, 10 मील, 10 मील चल रहा है पश्चिम की तरफ। फिर दाहिनी तरफ मुड़ा, 10 मील चलता है, दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा था, फिर दाहिनी तरफ मुड़ रहा है और फिर से चला वो 10 मील। फिर बाएं मुड़ा, 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़ा, पहले मुड़ा वो बाएं, फिर 5 मील चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 मील चला, बाएं मुड़ के फिर 10 मील चला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर चलता है 15 मील, बाईं ओर मुड़ के फिर कितना चलता है, 15 मील चलता है। तो वो कहाँ गया, जहां था वहीं पे आ गया। उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है, तो अब जो वापस आया उसके बाद पूछा कि उसका घर कितनी दूर है, तो वो तो आ गया अपने घर पे वापस, घर पे आके मजे कर रहा है और हमें पूछ रहा है फालतू में कि कितना मील दौड़ा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या और दक्ष की आयु क्या है, औसत आयु जो दे रखी है वो दे रखी है 22 वर्ष। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की उम्र क्या होगी, हमें बतानी सुरभि की उम्र। याद रखेंगे यहाँ पे कि औसत आयु जो है, औसत आयु निकालने का फॉर्मूला क्या है, दी गई आयुओं का योग, जो आयु जितने की आयु हमें दे रखी है उनका योग बटावा संख्या, बटा संख्या। औसत आयु का या औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं बटा संख्याएं, यानी कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है दिव्या और दक्ष, तो दिव्या और दक्ष की आयु, औसत आयु कितनी दे रखी है 22। तो हम देखेंगे, हम मान लेते हैं दिव्या को ए और दक्ष को मान लेते हैं बी। दिव्या को माना ए और दक्ष को माना बी, तो उनकी दे रखी है औसत आयु, औसत आयु यानी कि ए प्लस बी बटा 2 बराबर हो गया 22 वर्ष, है ना। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा आपके 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भद्र गुणा, तो 2 से 22 का गुणा हो जाएगा। फिर क्या बता रहा है, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, क्या बन गया समीकरण 1। फिर बता रहा है कि यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु हो जाती है 28 वर्ष। सुरभि की उम्र को भी जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं सुरभि की उम्र, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कर दे डिवाइड बाय 3, तो इनकी औसत आयु हो जाती है 28 वर्ष। तो इसका मतलब यहाँ समीकरण बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 28 इंटू 3 84, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 84। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं कि ए प्लस बी का मान हमारे पास आ रहा है 44, उस ए प्लस बी के मान को हम यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा ये 44 प्लस सी बराबर 84। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 84 माइनस 44, सी बराबर 40। सी की उम्र कितनी आ गई 40, और सी कौन है, सी है हमारी सुरभि। और पूछा किसका हमें, पूछा है कि सुरभि की उम्र क्या होगी, तो सुरभि की उम्र हमारे सीधे सीधे हो जाएगी 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिल रहे हैं किंतु प्रिया जितने नहीं मिल रहे हैं। राज जो है उसको मुकेश से तो ज्यादा अंक मिल रहे हैं लेकिन प्रिया के बराबर नहीं मिल रहे। सीधी सी बात है, इसका मतलब प्रिया के नंबर जो है वो राज से ज्यादा ही है और राज जो है वो उसके बाद आ रहा है, और राज को मुकेश से क्या मिले ज्यादा अंक मिले, तो हम यहाँ लिख देते हैं मुकेश। फिर क्या बोल रहा है, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम मिले, जो गौरव है उसको मुकेश से कम मिले, है ना। तो मुकेश क्या आ जाएगा
गौरव के भी नीचे, और प्रिया को क्या मिले थे, कविता और गौरव दोनों से ज्यादा मिले थे, यानी कि कहीं ना कहीं कविता को अब अभी तक हमें डिसाइड नहीं किया हुआ कि कहाँ पे रखेंगे। फिर क्या बता रहा है, परंतु उनके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे। जो मुकेश था, सॉरी जो गौरव था, उसके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे। तो सबसे कम नहीं थे इसका मतलब सबसे कम अंक किसके होने वाले, सबसे कम अंक होने वाले आपके कविता के। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है। अवरोही व्यवस्था यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो दूसरे स्थान पे हमारा कौन आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है राज। ऑप्शन नंबर सी, इसमें बैठा है राज, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। मामा के पिताजी की लड़की का लड़का, लड़की ने बोल के कर दिया काम फिनिश, हमें डाल दिया यहाँ कंफ्यूजन में। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या बोल रही है लड़की, मान लो कि ये लड़की है, ये बोल रही है यह मेरे मामा के, उसके मामा है, उसके कोई मामा है, ये हो गया उसके मामा, मामा के पिताजी की लड़की, यानी कि मामा, उसके मामा के पिताजी हैं, उसकी लड़की। अब उसकी लड़की, यहाँ ध्यान देना, ये नहीं कहा गया है कि वो लड़की इकलौती है या उसकी कोई बहन है। अगर इकलौती लड़की होती तो वो सीधे सीधे क्या हो जाती, इसकी माँ ही हो जाती, पर अभी तक हमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो क्या बताना हमें, लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, ये तो बताया उसने कि यह मेरे मामा के पिताजी, मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है, उसके लड़की का लड़का, यानी कि हम एक बार तो क्या करते हैं इसको, उसके लड़की का लड़का, यहाँ पे हो जाएगा उसके मामा के पिताजी की लड़की का लड़का। अभी क्यों हम नहीं देख रहे हैं कि ये नहीं कहा गया कि इकलौती लड़की का लड़का। अगर बोला जाता कि इकलौती लड़की का लड़का तो सीधा उसका भाई हम मान ही लेते, बट अभी तक हमें वो नहीं पता है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। तो अभी हम अगर इस संबंध को देखें तो ये उसका हो जाएगा मौसेरा भाई, क्या होगा, मौसेरा भाई। अब ऑप्शन देखते हैं, भतीजा चाचा बिल्कुल ही नहीं, भाई बहन ये हो सकता है, चाची भतीजा और साली जीजा। यहाँ पे मौसेरा भाई का ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहन भाई का रिश्ता। क्या हो जाएगा, बहन भाई का रिश्ता। ये हमारी थोड़ी सी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। अगर ऑप्शन में दिया होता कुछ अलग से कि वो दूसरी लड़की है या कुछ और है, तो हम कहते हैं कि हमारा क्या होने वाला है, आंसर मौसेरा भाई होगा, भाई बहन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है, दूसरों से कौन सा संबंधित नहीं है, वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो वीणा है वो, गिटार है वो, और सारंगी, ये सारे के सारे तार वाद्य यंत्र हैं। कौन से, तार वाले वाद्य यंत्र हैं। बस जो बांसुरी जो है वो है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर जिसमें हम फूंक मार के जिसको बजाते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए जो है वो बी और डी की तुलना में तो भारी है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें बताया गया कि ए जो है वो बी और डी से तो भारी है, यानी कि ए हो गया ऊपर, और बी और डी का अभी हमें पता नहीं है कि बी और डी कहाँ आएगा, बी और डी अभी कहाँ आएगा उसका हमें पता नहीं, तो बी और डी को हम कर लेते पैरेलल। फिर क्या बोल रहे हैं, सी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, इसका मतलब सी जो है वो तो आएगा डी से नीचे, बी जो है वो डी की तुलना में हल्का है, जो बी है वो भी डी की तुलना में हल्का है, तो इसका मतलब हमारा डी कहाँ आ रहा है, डी जो है वो बी से ऊपर आ रहा है, डी आएगा यहाँ पे। और सी का फिर अभी हमें पता नहीं है कि वो बी के नीचे है या बी के ऊपर है, तो सी को हम कर लेते पैरेलल। लेकिन ई से भारी है, जो बी बताया था तो डी की तुलना में हल्का था, लेकिन किससे भारी है, ई से, यानी कि ई जो है वो कहीं ना कहीं आएगा नीचे। तो सी का अभी तक हमें कोई दिया नहीं गया, वो देख लेते हम कहाँ पे आएगा। पूछा किसने, इनमें से सबसे भारी कौन है, तो हमें सी को ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है, सबसे भारी पूछे तो सबसे भारी ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ही राइट आंसर, ए इसमें दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। ए बी की बहन है, ए जो है वो क्या है, बहन है बी की, यानी कि ए तो होगी आपके फीमेल। फिर क्या बता रहा है, एफ जी की पुत्री है, एफ क्या है, जी की पुत्री है। एक बार आगे देखते हैं हम, सी जो है वो बी की माता है, सी जो है वो इस बी की माता है, डी सी का पिता है, एक और यहाँ पे डी है जो सी का पिता है। और क्या कहा गया, ई जो है
वो डी की मात्रा है। एक और ई भी है, ये आ गई हमारे ई जो डी की मात्रा है। पूछा क्या है, ए और डी का संबंध पूछा है हमें, ए और डी का संबंध। अब यहाँ पे जो एफ और जी दे रखा था उसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, बट वो बस सिंपल सा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो हमें कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना है। हमें ए और डी का संबंध बताना है। ए और डी का संबंध क्या होगा, यहाँ पे दो पीढ़ियां ऊपर जा रहा है, यानी कि ए जो है वो डी की क्या हो जाएगी, पोती। क्या हो जाएगी, पोती। सिंपल सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। हमें असंगत ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नखलिस्तान। ध्यान से देखना आप, द्वीप है, तट है और प्रायद्वीप है। कहीं न कहीं ये तीनों जो है वो समुद्र के आसपास, यानी कि समुद्र के आसपास या महासागरों के आसपास होने वाली जगह है, द्वीप, तट और प्रायद्वीप। पर जो नखलिस्तान जो है वो उसका संबंध है रेगिस्तान में, जो छोटे तालाब होते हैं, पानी का जो भी स्रोत होता है उसको हम कहते हैं नखलिस्तान। तो ये है रेगिस्तान से संबंधित, तो इसका मतलब हमारा असंगत हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से असंगत, फिर से असंगत को फाइंड करना है। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों कहाँ यूज की जाती है, हमारे खाने में मसालों के रूप में यूज किए जाते हैं। पर जो खुबानी है वो एक प्रकार का ड्राई फूड है। क्या है वो, ड्राई फूड। ऑप्शन नंबर डी असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी फूड भाषा में BAT को लिखा जा रहा है 23। BAT को क्या लिखा जा रहा है 23। तो उसी फुट भाषा में CAT को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे B, A और T। अगर हम B को नंबर में कन्वर्ट करें तो वो बनता है हमारा 2, A को कन्वर्ट करते हैं वो बनता है हमारा 1 और T को कन्वर्ट करते हैं वो बनता है हमारा 20। तो 23, इन तीनों को क्या लिखा जाए 23। तो सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे इन तीनों का किया गया प्लस, 20 प्लस 2 22 और 1 हो गया 23। क्या हो गया 23। तो हमें यही संबंध किसमें निकालना है, CAT में निकालना है। सीधा सा आंसर आ जाएगा CAT। C का कितना हो जाएगा न्यूमेरिकल 3, A का पता ही हमें 1, T का पता ही है 20। क्या हो जाएगा 20 3 23 और 1 24। हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सा 24। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही फटाफट, बहुत ही सिंपल वे में होते हैं, कुछ नहीं करना होता है इसमें। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर, हाँ कभी कभी ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बस हमें मान के चलना होता है ना। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की गिनती 80 है, सिरों की गिनती 80 है। इसका मतलब मान लो कि टोटल संख्या भी क्या हो गई 80। क्यों, क्योंकि सिर तो एक ही होता है, तो टोटल संख्या तो हो जाएगी हमारी 80। उनके पैरों की संख्या 200 है, पैरों की संख्या 200 है, तो हमें ज्ञात करना है कि मोर कितने हैं। क्या ज्ञात करना है, मोर कितने हैं। हम मान लेते हैं कि उस चिड़ियाघर में हिरण और मोर की संख्या क्या होने वाली है x। मान के चल रहे हैं कि मोर है x और हिरण भी कितनी है x, सॉरी हिरण है y, हिरण कितनी है y है। हम इससे क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। फिर क्या बता रहा है वो, अब देखिए x और y, तो मैंने अभी बताया था कि सिर की संख्या जितनी होती है उतनी संख्या किसकी हो जाएगी, इन दोनों की मिला के। सिरों की संख्या में एक है, हमारा समीकरण सबसे पहले क्या बन जाएगा, अगर हम बात करें कि उसमें सिर की संख्या कितनी है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि उनकी जितनी संख्या है उन दोनों संख्याओं को हम टोटल कर देंगे तो वही संख्या किसकी आ जाएगी, सिरों की संख्या। यह समीकरण हमारा बना सिरों की संख्या के लिए, सिरों की संख्या। एक और समीकरण बनाएंगे जो पैरों की संख्या बताएगा। अब पैरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, मोर के पैरों से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से 2x प्लस हिरण के पैरों से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y से, यानी कि 4y इज इक्वल टू कितनी दे रखी है हमें पैरों की संख्या 200। यह समीकरण आ गया हमारा पैरों की संख्या के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक समीकरण है उसमें से किसी एक समीकरण में को दूसरे समीकरण से हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। जैसे यहाँ 2x है तो हम कोशिश करेंगे इसको 2x बनाने की, तो इसके लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का। इससे क्या होगा, सीधा 2x से 2x कट जाएगा और हमारे केवल एक y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम आराम से उसे मोर की वैल्यू निकालेंगे। मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 200, 2x प्लस 2y, 2 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण के साथ होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 160। हम करेंगे यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस है ये प्लस है, आपस में कट जाएंगे,
4y में से माइनस के 2y जाएंगे तो हमारा बचेगा 2y इज इक्वल टू 200 में से 160 जाएंगे बचेगा 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40/2 यानी कि 20। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई 20। y क्या है हमारा हिरण है, हिरण की वैल्यू आ गई 20। अब टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू है 80। तो हमें क्या निकलना है x प्लस वाई, हमने समीकरण बनाया ही था पहले, यहाँ पे x प्लस वाई है 80। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, मोर की, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो x बराबर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 80 माइनस 20। 20 जाएगा इक्वल के उस तरफ तो वो हो जाएगा माइनस का 80 माइनस 20। x की वैल्यू आ जाएगी आपके 60, यानी कि मोरों की संख्या कितनी होगी, मोरों की संख्या होगी 60। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, गुंजन अपने वेतन का 75% कर देता है खर्च। क्या कर देता है, 75% खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है। परसेंट जो खर्च करता है वो हमें बताया परसेंटेज में, और जो बचा रहा है वो हमें बताया रुपए में। क्या पूछ रहा है, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है उसका मासिक वेतन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं उसका मासिक वेतन है, माना मासिक वेतन 100 रुपया। ऐसे सवाल जब भी आ जाता है ना, हमें मान के ही काम चलाना है। उसका मासिक वेतन है 100 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि उसका 75% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, यानी कि 100 रुपये का 75%। सीधा सा अगर हम आंसर देंगे तो 75 रुपये हो जाएगा। 100 का 75% क्या आ गया, 75। तो 75 रुपये क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, यानी कि खर्च करता है 75 रुपया। तो उसकी बचत कितनी हो रही है, बचत बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25 रुपये। 25 रुपये तो उसकी हो रही है बचत, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जब उसकी 25 रुपये बचत है तो उसकी वेतन कितनी है, 100 रुपया। तो हम याद कर लेंगे कि 1500 की बचत तो उसकी वेतन कितनी होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं 25 रुपये की जब बचत है तब वेतन कितना है, तब वेतन है 100 रुपया। तो 1500 की बचत पर, 1500 रुपये की बचत पर वेतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100/25 इंटू 1500, है ना। 25 से कटाएंगे 100 को, आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 1500। उसका वेतन आ जाने वाला है 6000 रुपये। क्या आ जाएगा, 6000 रुपये, 15×4 = 60, तो आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में अगला अंक होगा। हमें यहाँ पे दे रखी है एक श्रृंखला जिसमें हमें बताना है कि अगला अंक क्या होने वाला है। 2, 5, 9, 19 और 37। अब हमें पहले भी मैंने बताया कि जब भी ऐसी श्रृंखलाएं आती है तो हमें क्या करना है, इनमें अंतर ढूंढना है। यहाँ से देखते हैं हम 2 और 5 कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। 5 और 9 कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। 9 और 19 अंतर आ रहा है 10 का। 19 से जाए हम 37 की ओर तो कितने का अंतर आएगा, ये अंतर आने वाला आपका 18 का। क्या कुछ अंतर हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ अंतर हमें ऐसे ज्ञात, मतलब अंतर में हमें कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो हम अंतर बढ़ाने वाला देख रहे हैं वो यहाँ पे सही नहीं होने वाला। और क्या करें, और हम देखते हैं, इसको कर देते हैं एक बार इरेज, और देखते हैं। अब ध्यान से देखें अगर तो क्या होता है, जब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो होता है 4, और वो 4 कहीं ना कहीं 5 के आसपास बैठते हैं, है ना। फिर हम 5 को डबल करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आता है 10। वो 10 जो है वो भी क्या होता है, 9 से कहीं ना कहीं आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणा और माइनस, गुणा और प्लस का बड़ा खेल चल रहा है। हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा 4, 4 में करेंगे +1 तो आने वाला है 5, 5 में करेंगे मल्टीप्लाई 2 का आएगा 10, 10 में करेंगे -1 तो आएगा 9, है ना। फिर करेंगे हम 9 का मल्टीप्लाई 2 से आएगा 18, उसमें करेंगे +1 तो आ जाएगा ये 19, 19 का करेंगे मल्टीप्लाई, 19 का गुणा करेंगे 2 से, ये होने वाला आपका 38, 38 में से करेंगे हम -1, ये होने वाला आपका 37। क्या दिख रहा है हमें, 2 से गुणा किया, एक बार 1 को प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, अगली बार किसकी आने वाली, प्लस करने की। तो 37, 37 को हम करेंगे गुणा इससे 2 से,
74। अब क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे एक का, प्लस किया एक, ये हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, सीधा सा। बस हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया कि हमें ऐसी श्रृंखला जब भी आती है एक बार हमें देखना है कि क्या संख्याओं की वृद्धि हो रही है, क्या संख्याओं का यहाँ पे माइनस हो रहा है, क्या गुणा किया जा रहा है, क्या क्या भाग दिया जा रहा है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रिक्त स्थान भरे। यहाँ पे भाई तीन तीन की जोड़ी में हमें अल्फाबेट दे रखे, रिक्त स्थान देखना है कि क्या आने वाला है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला ही अल्फाबेट एस टी यू वी और डब्ल्यू, क्या आएगा यहाँ पे, वी। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, आई जे के एल, वी आई जे, वी आई जे। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल से। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, 1 अक्टूबर को यानी कि 1 तारीख को क्या पड़ रहा है, 1 अक्टूबर को पड़ रहा है सोमवार, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी कि 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, हमें क्या ज्ञात करना है कि 23 तारीख को, 20 दिन बाद पूछ रहा है, यानी कि 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा वो ज्ञात करना है ना। हम क्या करेंगे, हर 1 तारीख में 7 को ऐड करते जाएंगे। किसको ऐड करते जाएंगे, 7 को, तो हमें अगला सोमवार मिलता जाएगा, यानी कि 1 + 7 करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में होते 7 दिन। 1 + 7 यानी कि अगला सोमवार आएगा 8 को, 8 + 7 अगला सोमवार आएगा 15 को, 15 + 7 अगला सोमवार आने वाला है आपके 22 को। अब यहाँ पे 22 तक तो हमारा आ गया, हमें क्या चाहिए, 23 को कौन सा दिन अलग है, 22 के बाद 23, एक दिन बाद सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार। सोमवार के बाद आ जाएगा आपका मंगलवार, तो 23 को आ गया आपके मंगलवार। ऑप्शन बी मंगलवार दिया ऑप्शन बी में, बिल्कुल की राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से निर्देश वाला क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा निर्देश दे रखे हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न डाटा, कुल योग दे रखे हैं, पुरुष दे रखे हैं, विपक्ष पक्ष, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि किसी कोई दो पार्टियां हैं जिसमें वोटिंग हुई है, तो उसमें कुल लोग जो थे वो थे 2878, उसमें से पुरुषों की संख्या थी 1652, महिलाओं की संख्या थी 2226, और क्या दिया है, विपक्ष में जो वोट पड़े हैं, विपक्ष में जो वोट पड़े उसमें कुल वोट विपक्ष में पड़े हैं 1226, जिसमें से पुरुषों की संख्या होगी आपके 796 और महिलाएं होगी 430। पक्ष में जो वोट पड़े वो है 1425, और जो तय नहीं है, जो तय नहीं है यानी कि जो अनडिसाइडेड है, उन वोटों की संख्या कितनी है, उन वोटों की संख्या है उन वोटों की संख्या है 227, यानी कि जो 2778 है उसमें से जो ये कुल वोट पड़े हैं 1226 और 1400, वो निकाल के यहाँ पे दिया गया कि अनडिफाइंड यानी कि जो वोट नहीं पड़े हैं या अनडिसाइडेड है वो हो गया आपके 227। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि क्या पूछा जा रहा है। इस निर्देश का पहला क्वेश्चन है, कितनी महिलाएं प्रस्ताव के हित में नहीं है, प्रस्ताव के हित में कितनी महिलाएं नहीं है। देखते हैं हम इसका निर्देश। विपक्ष में वोट जो दिए हैं कितनी महिलाओं ने दिए, 430 महिलाओं ने। कितनी महिलाएं, 430 महिलाएं। सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 430। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, कितने आदमी दुविधा में थे, दुविधा यानी कि अनडिसाइडेड, कितने आदमी ऐसे थे जिन्होंने, पुरुष ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया या दुविधा में थे, है ना। तो हमें जो दुविधा का जो आंकड़ा दिया गया था, आपको याद हो वो आंकड़ा, तो वो कितना था, 227 का। अनडिसाइडेड वोट जो थे वो 227 थे, और ये वोट जो थे वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के मिला के थे। तो इसका मतलब किसी भी सूरत में जो ये 581 और 426 का आंकड़ा दे रखा है वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो क्योंकि हमारे अनडिसाइडेड वोट से ही ज्यादा है, तो इन दोनों को तो हम कर देते हैं क्रॉस। बात आती है 227 की, 227 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें महिलाएं भी तो शामिल है, तो 227 भी नहीं हो सकता, तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा 31। क्या हो गया, 31। अब ये 31 जो हो गया वो तो क्या होगा, पुरुषों का आंकड़ा, तो हम देखते हैं कि 31 तो पुरुष थे, पुरुष अनडिसाइडेड वोट वाले पुरुष कितने थे, 31। तो महिलाओं की संख्या हम अभी से ज्ञात कर लेते हैं। महिलाओं की संख्या क्या होने वाली है, महिलाओं की संख्या हो जाएगी इधर से 6 और इधर से हो गई 196 महिला ऐसी थी जिनका वोट अनडिसाइडेड था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, कितनी महिलाओं ने विधेयक के हित में मत दिया, विधेयक के हित में। अब हमें जो, अगर आप
पिछला निर्देश देखें तो वहां पे विधेयक के हित में जो महिलाओं का मैं सेपरेट अलग से आंकड़ा नहीं दे रखे हैं, महिलाओं का आंकड़ा सेपरेट अलग से नहीं दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो विपक्ष की महिलाएं थी 430 वो, और 227 जो अनडिसाइडेड महिलाओं का आंकड़ा में निकाला था वो दोनों क्या करते हैं, महिलाओं की जो टोटल संख्या है उसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 1226 माइनस 430 1226 माइनस 1226 माइनस 430 माइनस 196, क्या करेंगे हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। 1226 माइनस इन दोनों का हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया 6, 9 3 12 का 2 हासिल 1, यानी कि 4 5 और ये हो गया 6, 625 626, तो 1226 में से हम 626 को क्या करेंगे माइनस, तो आंकड़ा आएगा आपके यहाँ पे 600। तो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विधेयक के हित में मत दिया, वो महिलाओं का आंकड़ा आ जाएगा आपका 600। सिंपल सा डाटा दे रखा है और उन्हीं डाटा पे आधारित हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को तो आप मान लो बोनस क्वेश्चन, जो आपका ट्रिक है, यानी कि सिंपल सा लॉजिक लगाते हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 फिर से आ गया ये मैट्रिक्स वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ऐसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहले तो स्तंभ में देखना कि कोई रिलेशन है या नहीं है, पंक्तियों में देखना है कोई जोड़ बाकी गुणा भाग करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्तंभ वाले में अगर हम देखते हैं 8 10 12 है ना, यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है, क्या आ रहा है 2 2 का गैप। अगर उस वही गैप हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 48 80 और 120, कोई गैप हम यहाँ पे देखने में नजर नहीं आ रहा है। अगर हम देखते हैं 8 3 और 48 को, किसको देखें 8 3 और 48 को, तो 8 का 3 से अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, और जैसे हम 24 का डबल करते हैं, 24 का डबल कर दे तो वो बन जाएगा आपका 48। वही 12 और 5 का गुणा 60, 60 का डबल 120 करके देख लेते हैं। 8 का गुणा किया हमने 3 से 24 आया, उसको कर दिया हमने डबल, हो जाएगा 48। अगली संख्या जो है 10 इंटू संख्या हमें पता नहीं है, और जो भी संख्या आएगी उसका गुणा हम डबल से कर दे तो आना चाहिए हमारा 80। 12 का गुणा कर रहे हैं 5 से तो आ जाएगा 10, और उसको कर दे 60, उसको कर देते हैं हम डबल, संख्या आने वाली 120 है ना। तो यही क्रम हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है, वही आएगा सिमिलर का क्रम है। तो 80 लाने के लिए हमें यहाँ पे किसके साथ इसका गुणा करना पड़ेगा, तो इसका गुणा करना पड़ेगा हमें 40 से, और 40 लाने के लिए 10 के साथ हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 के साथ हमें गुणा करना है 4 का, तब जाके आएगा हमारा 40, और 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सीधा सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो है ना देखने में लगते हैं थोड़े से हार्ड, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इन क्वेश्चन का अंतर फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से अंतर निकल के आते हैं, जोड़ बाकी में आ सकते हैं, गुणा भाग में आ सकते हैं, कैसे भी करके आ सकते हैं। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रतिक्रिया क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखना है कि उस पासे में कितनी संख्या होती है। पासे में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 और टोटल होती है 6 संख्याएं, उसमें से सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या कितनी हो जाएगी 2 4 6, यानी कि सम संख्याओं की संख्या है, सम संख्या कितनी है 3, सम संख्या होगी 3। अब जो प्रायिकता जो होती है, तो प्रायिकता के लिए क्या होता है कि जो संख्याएं आने का हमें पूछा है, यानी कि 3 जो है, तो 3 का हम कर देंगे 6 से डिवाइडेशन, क्या करेंगे 6 से डिवाइड, यानी कि पासा अगर 6 बार उछाला जा रहा है, कितनी बार 6 बार पासा उछाला जा रहा है, तो संभावना है कि 3 बार, उसमें से 3 बार सम संख्याएं आ सकती है। कभी एक बार 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो कितनी बार संभावना बन रही है 3 बार। इसका मतलब हम करेंगे इसको 3/6, और इसको हम सीधा सा सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा 6, आ जाएगा आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/2 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपए है, 4 दर्जन संतरे उसकी लागत है 160 रुपए, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं 12, एक दर्जन में 12 संतरे, तो 4 दर्जन में कितने संतरे हो जाएंगे 12 इंटू 4 36 संतरे, और 36 संतरों की लागत है 160 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3 संतरों की लागत क्या होगी, हमें निकालनी है 3 संतरों की लागत, जो कि अपने होने वाली है 160 डिवाइड बाय 36 इंटू 3, और इस 3 से कटेगा 3,
आंसर आने वाला है आपका, उत्तर आएगा 10 रुपया। क्योंकि जो 10 रुपये है वो इन तीनों ऑप्शन में से नहीं दिया है और हमें दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है? जब भी सन वाला प्रश्न आता है ना, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें वो लीप और सामान्य ईयर, लीप ईयर जो होता है या उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है या सामान्य ईयर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो हम देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उस सन में हम 4 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 का भाग। 4 का भाग देने पे अगर जो भी शेषफल है वो 2 बच रहा है या 3 बच रहा है, तो अगर शेषफल बच रहा है इसका मतलब वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, और शेषफल बच रहा है तो हो जाएगा सामान्य, और शेषफल आपके आ रहा है 0, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर। तो देखते हैं 1990, तो 1990 के जो लास्ट डिजिट है उसमें हम 4 का भाग देके देखते हैं। 90 में हम देंगे 4 का भाग, 4 की टेबल बोलेंगे 2 बार, यहाँ पे आएगा आपके 8 10, फिर से 4 की टेबल 2 बार बोलने पे आएगा 8, शेषफल बचने वाला आपका 2, तो यहाँ शेषफल बच रहा है 2। अब एक और इसका रूल है, जब भी कोई, ये हो गया आपका सामान्य वर्ष, क्योंकि शेषफल बचा है 2, तो सामान्य वर्ष में अगर हमें उस पंचांग के जो ये 1990 का जो पंचांग है उस सन के समान अगर दूसरा जो सन कौन सा होने वाला है वो अगर हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो सामान्य ईयर हमें जो दे रखे हैं उस सामान्य ईयर में 11 ईयर हमें जोड़ने होंगे। कितने ईयर जोड़ने होंगे? 11 ईयर को हमें प्लस करना है। ये बेसिक सा सिंपल सा रूल है। तो हम 1990 में 11 ईयर को प्लस करेंगे तो वो होने वाला है हमारा 2001, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ये जो चीजें है ना, ये रूल वाली चीजें हमें थोड़ी थोड़ी याद रखने की जरूरत है। जैसे हमें ये याद रखना है कि सामान्य वर्ष फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे 2 विषम संख्या मतलब शेषफल में 2 बचना चाहिए, और लीप ईयर के लिए वहाँ पे एक कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। उसी तरीके से अगर सामान्य ईयर है तो सामान्य ईयर के समान दूसरा सामान्य ईयर कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें 11 का क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, यानी कि कुत्ते का जो रहने का घर है उसका संबंध बताया गया। उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है, तो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया कलम में तो रहती नहीं है, कलक में भी नहीं रहती है, पेड़ पे रहती है, बट पेड़ पे घोंसला बना के रहती है। घोंसला नहीं दिया गया तो क्या दिया गया? पिंजरा दिया गया। जैसे कुत्ते का घर होता है कुत्ता घर, वैसे पिंजरे का घर होता है, सॉरी चिड़िया का घर होता है पिंजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली पुरुष। जो व्रत है वो किनको बता रहा है? शक्तिशाली पुरुषों को। वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष। वर्ग जो है उसमें सारे के सारे कैसे पुरुष हैं? ऊंचे पुरुष हैं। त्रिकोण बता रहा है अधिकारियों को, यानी कि ये त्रिकोण जो है वो अधिकारी बता रहा है। वर्ग जो है वो बता रहा है ऊंचे पुरुष, और ये बता रहा है शक्तिशाली पुरुष। पूछा क्या है? कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे क्षेत्र बन रहे हैं वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सैनिक को तो बता रहा है, सैनिक अधिकारी को तो बता रहा है, पर वो ऊंचे नहीं है, पर वो क्या नहीं है? ऊंचे नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर जो ये वाला बन रहा है, यानी कि सैनिक अधिकारी कहाँ हो गया हमारे? ये सैनिक अधिकारी है। ये सैनिक अधिकारी जो है वो इस वृत्त के अंदर आ रहा है, बट वृत्त के अंदर जो है वो तो हमारे शक्तिशाली है। तो ये पूरा के पूरा जो वृत्त का एरिया है उसको तो हम कर देंगे बाहर, क्योंकि हमें शक्तिशाली तो चाहिए बिल्कुल ही नहीं। अब आ रहा है हमारा 4, जो अकेला ऐसी संख्या है जो सैनिक अधिकारी में भी है और किसमें है? वर्ग में, यानी कि वो ऊंचे पुरुषों में भी है। तो हमें क्या करना है? जो ऊंचे पुरुष है और शक्तिशाली नहीं, अधिकारी भी है और ऊंचे पुरुष भी है, तो ये आ गया हमारा अंक संख्या 4, जो कि सैनिक अधिकारी भी है और ऊंचे भी हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित आकृतियों में कौन शेष से भिन्न है? कौन सी आकृति भिन्न है वो हमें बताना है। यहाँ बन रहा है सर्कल में सर्कल, यानी कि सेम सेम बन रहा है। त्रिकोण में बन रहा है त्रिकोण, त्रिभुज में बन रहा है त्रिभुज, सेम सेम बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है आयत में त्रिभुज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पे बन रहा है आयत के अंदर आयत, ये भी सेम है। तो क्या कौन सा डिफरेंट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो रहा है? इन सबसे विषम आकृति या भिन्न आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है। दीपक जो है वो रवि का भाई है और रेखा जो है वो अतुल की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि जो है वो रेखा का पुत्र है।
तो यहाँ हम रेखा, सबसे पहले रेखा और अतुल का संबंध डिफाइन करते हैं। रेखा जो है वो अतुल की बहन है, ये है आपकी रेखा जो है अतुल की बहन, जो है अतुल की बहन। और क्या बोल रहे हैं, रवि रेखा का पुत्र है, यानी कि रेखा का पुत्र कौन हो गया, रवि। कौन हो गया, रवि। और क्या बता रहे कि दीपक रवि का भाई है, जो दीपक है वो तो है रवि का भाई, ये हो रहा है यहाँ पे भाई। मतलब तीनों ही, जितने तीनों ही जो दे रखे थे वो हो गया। तो बताइए दीपक का रेखा से क्या संबंध है, ये जो दीपक है उसका हमें रेखा से संबंध बताना है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब वो एक ही माता के पुत्र हैं, तो दीपक क्या हो जाएगा, रेखा का हो जाएगा पुत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कुट भाषा में पीट एंड ना और सब, पीआईटी एंड ए और सम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर। ये जो कुट भाषा है उसका अर्थ बन रहा है वाटर इज लाइफ, इसका अर्थ बन रहा है गिव मी टॉय। यहाँ पे आपको गौर से देखोगे तो तीन तीन शब्द दे रखे हैं, तीन तीन शब्द दे रखे हैं और तीनों का हमें यहाँ पे अर्थ दे रखा है। पूछा क्या है, इस भाषा में, उपयुक्त भाषा में इस किसको इंडिकेट करता है, हमें बताना है कि इस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इस हमें दे रखा है वो केवल इस एक ही वाक्यांश में, केवल एक इसी वाक्यांश में, तो इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मतलब एन ए है, जे ओ है कि टी ओ डी है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कि जो वर्ड, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो दो वाक्यों में आ रहे हैं, तो उससे हम क्या कर पाएंगे कि उस वर्ड का क्या कौन सा कोड वर्ड है वो निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम वाटर। यहाँ जो वाटर दे रखा है, वाटर इसमें भी आ रहा है और वाटर इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब वाटर का समानार्थी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉमन है वो फाइंड करते हैं। एन ए इसमें भी कॉमन है और एन ए क्या है इसमें भी कॉमन है, तो वाटर का मतलब तो हो गया एन ए, एन ए का मतलब हो गया वाटर। अब बात करते हैं लाइफ की, क्या लाइफ कॉमन आ रहा है, यस लाइफ कॉमन आ रहा है इसमें भी और लाइफ कॉमन आ रहा है इसमें भी। तो लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ से जे ओ कॉमन आ रहा है और यहाँ से जे ओ कॉमन आ रहा है, तो लाइफ का मतलब यानी कि जे ओ का मतलब क्या हो गया, लाइफ। अब बचा क्या, इन तीनों में, इन दोनों का अर्थ हमने फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों का अर्थ फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से बचा टीओडी और यहाँ से बचा इस, तो इस का मतलब क्या हो जाएगा, इस का हो गया टीओडी, हो गया हमारा टीओडी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल ही घबराना नहीं है, इसके जितना सिंपल क्वेश्चन तो और कुछ होने ही नहीं वाला है ना। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉमन वर्ड हमको फाइंड आउट करना है और सीधा सा इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा ही साधारण ब्याज वाला हमने एक सवाल पीछे भी किया था, बट उसमें हमें 2 वर्ष 4 माह ना दिया होता, उसमें सीधा सीधा हमें माह दिया था। यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है हमारा, मूलधन है आपका 3600, दर जो है वो और यहाँ पे 7.5% और समय जो दे रखा है वो दिया आपको 2 वर्ष और 4 माह। अब जो 4 माह है उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2+4/12। क्यों, क्योंकि 4 माह को वर्ष में करते हैं, उसको 12 से हम भाग देंगे, भाग इसलिए देंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 28/12, 12×24, 24+4 28, 28/12, समय हो गया हमारा 28/12। अब हम बढ़ते हैं हमारे सूत्र की ओर। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 3600 इंटू दर क्या है 7.5% है, तो बटा 100 यही लग जाएगा हमारा, इंटू समय क्या है 28/12। ये है आपका 3600, 3600। क्या होगा, 2 जीरो से, अच्छा पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा एक और जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटने वाले हैं। अगर बात करें हम इस 22 से 36 को कटाए, कट जाएगा 3 बार में, इस 10 से और इस 28 को कटाते हैं हम, 2 से कटाएंगे चलेगा 5, इससे कटाएंगे इसको
इधर आ जाएगा 15। तो फाइनल हमारा अगर हम इसको और सिंपल कर दे तो 3 इंटू 15 इंटू 14 है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सीधा सा। 15 इंटू 3 45 मल्टीप्लाई 14, 45 में हम 14 का गुणा करके देख लेते हैं। ₹620, तो हमारा आंसर आने वाला है ₹620, जो कि है क्या हमारा साधारण ब्याज। कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 620। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक मालगाड़ी 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल कितनी है? चाल है इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहा है? रफ्तार से चल रही है। वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 250 मीटर। यहाँ पे एक डायग्राम बना के देखना है। ये है आपका प्लेटफॉर्म, क्या है? जिसकी लंबाई है 250 मीटर, लंबाई दे रखी है 250 मीटर। अब ये मालगाड़ी जो है वो उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना। पार करने का मतलब है कि अभी मालगाड़ी का जो इंजन वाला डब्बा है वो पोर्शन यहाँ पे, अब इसको, इस मालगाड़ी को इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। उसका पिछला सिरा रहेगा यहाँ पे और आगे वाला सिरा रहेगा यहाँ पे। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पार करने का जो समय दे रखा है वो दे रखा है उसका 26 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि उस मालगाड़ी ने पूरा कितनी लंबाई, पूरी लंबाई कितनी तय की। तो सबसे पहले तो वो कर रही है 250, और हम मान लेते हैं कि जो मालगाड़ी है केवल उस मालगाड़ी की लंबाई जो है एक्स है। क्या मान लिया? मालगाड़ी की लंबाई एक्स है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी तय करेगी? तो वो दूरी हो जाएगी 250 प्लस एक्स। क्या होने वाली है? 250 प्लस एक्स। अब ध्यान देना, उस मालगाड़ी का हम सबसे पहले निकालेंगे 250 मीटर और 26 सेकंड। तो यहाँ पे हमें जो लंबाई और जो समय दे रखा है वो 26 सेकंड में दे रखा है। तो हम उसकी जो चाल है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकंड में, है ना। मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना था? हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? इस 32 में 1000 डिवाइड बाय 3600 का गुणा करेंगे, सॉरी इस 72 में, है ना। तो 72 में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, 2 जीरो से कट जाएंगे 2 जीरो, और 36 हम कटाएंगे 72 को, तो ये आपके कटने वाला है 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। तो उसकी चाल क्या आ जाएगी? हमारे चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई हमारी उसकी चाल, है ना। और ये आ गई हमारी कुल दूरी। क्या आ गई? कुल दूरी। पूछा क्या था हमको उसे? मालगाड़ी की लंबाई पूछी थी। मालगाड़ी की लंबाई हमारी ये वाली है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे चाल वाला सूत्र। क्या लगाएंगे? चाल वाला सूत्र। चाल का सूत्र क्या कहता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या कहता है? दूरी बटा समय। तो उस मालगाड़ी ने टोटल दूरी कितनी तय की? जब उसने उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है ना, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसने टोटल जो दूरी तय की है वो उसकी कितनी करनी पड़ी? 250 प्लस एक्स मीटर। 250 प्लस एक्स मीटर। और उसने समय कितना लगाया? उसने समय लगाया 26 सेकंड का। तो वो जो हमें यहाँ पे डिटेल दे रखी है वो हम उसको इसमें फिल कर देते हैं। क्या आ जाएगा? हमारी चाल है 20 सेकंड, सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड। दूरी क्या होगी? 250 प्लस एक्स, और समय कितना है? समय हो गया आपके 26 सेकंड। तो इससे इससे हम क्या करेंगे? हमारा एक समीकरण बन जाएगा और हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वज्र गुणा। 20 का मल्टीप्लाई होगा 26 के साथ 520, और जो 250 है वो इजिकल टू इधर है, उसको हम ले जाएंगे इजिकल टू इधर, तो वो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस 250 इजिकल टू यहाँ पे रह जाएगा अकेला एक्स। 520 में से हम 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो क्या आने वाला है? 0, 12 में से 5 जाएंगे 7, 2 आ जाएगा 270 मीटर। तो इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 270 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 18वें स्थान पे। पूछा क्या है? उसका पीछे से कौन सा स्थान है? याद रखना, जब भी स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें दे रखा है कि उसका कक्षा में स्थान जो है ऊपर से जो है आगे से जो है वो 18वां है और पीछे से स्थान पूछा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? 49 है कि जो छात्रों की संख्या है उसमें से नितिन का स्थान हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो संख्या आएगी उसमें हम कर देंगे 1 प्लस। क्या करेंगे? 1 प्लस करके देखते हैं। 49
माइनस करेंगे 18, क्या आने वाला है 1 और 3, इसमें हम करेंगे +1, क्या करेंगे +1, आएगा आपका 32। अगर इसको हम पूरा 1 to 9 यानी कि छात्रों का जो क्रम है 139 निकाले, फिर 18वां स्थान फाइंड करें और पीछे से गिनती करें, तो भी आपके आने वाले 32। उतना समय ना गंवाने के लिए हमें छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, असंगत को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, असंगत को ज्ञात करना है। धर्म युद्ध, अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन। फिर आप देखो तीन चीजें, ऑप्शन नंबर बी सी डी, अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन, कहीं न कहीं ये जो चीजें है ना वो दिखाती है कि किसी की खोज करना या समुद्र पर्यटन यानी कि समुद्र में कहीं किसी चीज को खोजने के लिए निकलना, खोज यात्रा, ये सारे समानार्थी हैं और धर्म जो है वो अपने आप में एक अलग ही अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन सी होने वाला आपका असंगत युग्म। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी हमने कर रखा है, हमें बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। ध्यान से देखना एक बार, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक रूल बताने वाला हूँ। क्या होने वाला है, 15/16, 16/6, 7/8, 11/12। अब देखना यहाँ पे जब भी अंश जो है वो हर से छोटा होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 से कम होने वाली है, 0 से कम होने वाली है। 16 यानी अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसका भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से ज्यादा, इसकी वैल्यू आएगी 0 से ज्यादा। जब हम अंश छोटा है ना, अंश छोटा है मतलब इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0 से कम, यहाँ पे अंश छोटा है वैल्यू आएगी 0 से कम, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो तो पहले ही क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे हमें सबसे छोटा अंक फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 15 अंश और हर में डिफरेंस रहता है 1 का, अंश और हर में डिफरेंस रहता है 1 का, कितने का, 1 का डिफरेंस रहता है 1 का। जब भी तीन ऐसे हमें भिन्न मिल जाती है जिनका डिफरेंस जो है वो 1 रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जिसका अंश सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो संख्या आपकी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, वो क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब 7/8 आपकी होने वाली है सबसे छोटी संख्या। और इसी के साथ ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और यही दुआ करते हैं या यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मेहनत करें, लगन के साथ तैयारी करें और अच्छे अंकों से पास करें। धन्यवाद।